हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को इंक्लूड कर दे तो, है ना। तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से हम हिंदी पैसेज यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश या काव्यांश को सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम 15 आउट ऑफ 50 इस पोर्शन में ला सकते हैं। ठीक है, हमें पता क्या है कि हिंदी कितने मार्क्स की पूछी जाती है। हिंदी टोटल 30 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, 30 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें से 15 नंबर आपका क्या रहता है, पैसेज प्लस उसमें क्या रहते हैं, ग्रामर के कुछ क्वेश्चन रहते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये पेडागोजी की तो हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कंटेंट वाला पार्ट होता है जिसमें हम पैसेज होता है, ग्रामर होता है, इसको हम इग्नोर करते हैं कि चलो कोई भी पैसेज आएगा पढ़ के उसमें से आंसर टिक कर लेके, है ना। तो ये 15 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ हिंदी से हमारा हो जाता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें यानी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश होती है सब बहुत मोस्टली बच्चों की, तो इसमें भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। 30 नंबर का कंटेंट रहेगा और इंग्लिश में भी आपको क्या मिलेगा, टोटल 30 नंबर का रहता है इंग्लिश, जिसमें से आपको 15 नंबर में कंटेंट रहेगा और 15 नंबर किसका रहेगा, आपका पेडागोजी रहेगा। हम पेडागोजी सालों भर पढ़ते हैं और उसको अच्छे से सॉल्व करके आ जाते हैं, लेकिन हम अटकते कहाँ हैं, यहाँ पैसेज वाले पार्ट पर, यानी अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है ये हम ध्यान ही नहीं देते और इसको इग्नोर करते हैं और इससे हमारा क्या हो जाता है कि बहुत सारे मार्क्स इसमें कट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अनसीन पैसेज के साथ साथ आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर इंग्लिश में 15 नंबर को इग्नोर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हिंदी में आपने 15 नंबर को इग्नोर कर दिया। मान लीजिए आप किसी भी तरह इसमें से 7 नंबर, इसमें 8 नंबर ले भी आए, तो और आपका जो यहाँ पर 8 नंबर और यहाँ का 7 नंबर वो कम हो जाएगा, तो आपका जो स्कोर है सीटेट में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इस चीज़ को ओवरकम करना है और इस चीज़ के पर आपको काम करना होगा ताकि आप पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखिए इंग्लिश का पैसेज जो रहता है ना, हम जानते हैं कि वी आर इंडियन और हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी हमारी बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं और हिंदी के पैसेज को सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश क्या है, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, यानी हर इंग्लिश के पैसेज में हर मीनिंग को हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है कि उस लाइन में आखिर जो राइटर है, पोएट है, वो बोलना क्या चाह रहा है, उसको हमें समझना पड़ता है, क्योंकि हमें हर वर्ड की मीनिंग नहीं आती है और ये फैक्ट है। आपको और हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सारे मीनिंग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हमारे वातावरण में ही हिंदी का माहौल है, तो हम नहीं जानते हैं और इस चीज़ को सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज हम समझेंगे कि इंग्लिश के पैसेज को कैसे हम सॉल्व करेंगे ताकि हम कम से कम 15 में 13 तो लेकर ही आ जाए, है ना, 13 मार्क्स लेकर आ जाए। आपको ग्रामर को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ग्रामर अगर आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को मिला दिया तो कम से कम आपको 10 नंबर का तो 5 नंबर का तो ग्रामर पूछ ही लिया जाता है। तो दोनों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको 10 नंबर का तो ग्रामर ही रहता है। अगर आप मान लीजिए कि आप ग्रामर को, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि ग्रामर 2-3 नंबर का होता है, उसके लिए आप पागल मत होइए, तो नहीं, आपको इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5-5 10 नंबर कम नहीं होता है। 10 नंबर को आप इग्नोर करोगे तो हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट रुक जाए, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ, है ना। तो बेसिक ग्रामर रहता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज करना और आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टेप्स को देखते हैं कि कैसे हम इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज हमारी आज की टॉपिक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैसेज, 2 तरह के पैसेज आपको मिलेंगे। एक एडवांटेज बेस्ड होता है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई रहती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बताई रहती हैं और उसके बेनिफिट्स बताए रहते हैं, और एक पैसेज होता है नेगेटिव एक्सपेक्ट को दिखाता है, जैसे डिसएडवांटेज, जैसे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, है ना, इस बेस्ड पर रहती है। तो ये तरह की, तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव बातें बता रहा है या पॉजिटिव बातें बता रहा है। ठीक है, चलिए अब स्टेप्स को देखते हैं कि स्टेप्स को ऐसे फॉलो करना है हमें।
अब सबसे पहले क्या करना है, रीड ऑल द क्वेश्चन स्टेप्स में पहला स्टेप्स है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड ऑल द क्वेश्चन गिवन इन अ पैसेज एंड नोट डाउन कीवर्ड। यानी आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन पेपर है, तो आपके पास पेंसिल रहेगा। आप वहां के जो की पॉइंट है या कीवर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट आपको उस क्वेश्चन में देख के लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपको नोट डाउन करना है, और नहीं तो क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ये सर्कल कर देना है। या तो आप कहीं लिख लीजिए कि जैसे कीवर्ड, कोई मान लीजिए कि कीवर्ड है हमारा गुड, है ना, तो गुड को आप साइड में लिख लीजिए, या तो आप क्या कीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप नहीं लिख रहे हो साइड में, नहीं तो उसको ऐसे क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। इससे क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा और आपको इजीली दिखेगा। ठीक है, रीड द होल पैसेज स्लोली। उसके बाद इंग्लिश हमारी क्या है, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस पैसेज को स्लोली पढ़ना है। और यही डिफरेंस बिटवीन होता है हिंदी और इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करने पे। हिंदी हम फटाफट पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन इंग्लिश को हमें कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है, क्योंकि एवरी मीनिंग हमें नहीं, एवरी वर्ड की मीनिंग हमें नहीं ज्ञात होती है। तो हमें क्या करना, स्लोली पढ़ना एंड गेन द मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। और उस पैसेज में क्या बोलना चाह रहा है लेखक, उसको हमें समझना है कॉन्टेक्स्ट में, यानी संदर्भ में, है ना। एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड एंड लाइन गिवन इन अ क्वेश्चन। और वहां पे आप उस इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कीजिए। कैसे अंडरलाइन करेंगे, क्यों हमें लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया है और क्वेश्चन में हमें कीवर्ड और की इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आ गया है। तो देखिए 5 से 10 मिनट तो आपके मेमोरी में, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो वर्ड और वो लाइन याद रहती है कि क्वेश्चन में किस बारे में पूछ रहा था। तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ पर तो क्वेश्चन में इस बारे में पूछा ही था, तो उसको सीधे अंडरलाइन कर लेना है और उसके बाद फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना है। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा करेक्ट है, कौन सा नॉट करेक्ट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश पैसेज में कि वर्ड मीनिंग बेस्ड होता है। वर्ड मीनिंग बेस्ड का मतलब कि या तो साइनों से रहेगा, आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना रहेगा, सिमिलर मीनिंग बताना रहेगा, या तो एंटो रहेगा। साइनोनिम एंड एंटोनिम्स के से क्वेश्चन रहेंगे, यानी सिमिलर मीनिंग या उसकी उल्टा है, यानी अगर हिंदी में कहे तो पर्यायवाची शब्द रहेगा या तो विलोम शब्द रहेगा। ठीक है, उसके बाद टाइटल बेस्ड रहेगा, आपसे पूछ देगा कि बताइए कि इस जो पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, और टाइटल आपको कहाँ से चूज करना है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आप इजीली टाइटल को चूज कर सकोगे, क्योंकि आप जब पैसेज पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर कौन सा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा वर्ड है ऐसा जिसके इर्द गिर्द पूरा पैसेज आपका घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स से रहता है, ठीक है, एरर से रहता है। आपको लाइन दिया रहेगा और उसमें आपको बताएगा कि कौन से पोर्शन में एरर है। ठीक है, उसके बाद ग्रामर को आपको इग्नोर नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, है ना। ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन तैयार कर लेना है, एडजेक्टिव तैयार करना है। क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन, कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव, कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच। अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण आपको पढ़ना। फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार को आपको पढ़ना है। आपने हिंदी में पढ़ा है, उसी को इंग्लिश में आप पढ़िए, है ना। इंग्लिश में नाम अलग है, हिंदी में नाम अलग है, लेकिन जो डिफिनेशन है वो सेम है। तो आपको आराम से, अगर आप एक बार भी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लीजिएगा कि कौन से फिगर स्पीच में क्या पढ़ना होता है, किस कैसे टिक करना है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि अब हम क्या करेंगे, एक पैसेज को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। हमें क्या करना है, सीटेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पैसेज को सॉल्व करना है। इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि जो सीटेट है वो किस तरह के पैसेज हमें देता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये अब हम एक पैसेज को सॉल्व करके देखते हैं, और हम पैसेज में हम जो गद्यांश होता है और पद्यांश यानी पोएम को भी हम सॉल्व करेंगे और एक स्टोरी को भी सॉल्व करेंगे, और किस तरह से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये हमारे पास एक पैसेज है जो कि सीटेड प्रीवियस ईयर लैंग्वेज 1 इंग्लिश से लिया गया है। तो हम इस पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले पहला स्टेप मैंने क्या आपको बताया था कि पहला स्टेप हमें क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और उसके कीवर्ड को अंडरलाइन करना है या नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट रेन ऑफ द समर बाई, यानी चिल्ड्रन का रिस्पॉन्स और फर्स्ट रेन से क्या है, ये आपका कीवर्ड हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है वो हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अ टेनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम रॉक इज हिडन बाय, यानी यहाँ पर स्प्रिंग की बात की जा रही है ना, टेनी स्प्रिंग की और रॉक की बात की जा रही है। तो जहाँ भी हमें पैसेज में ये वर्ड दोनों दिखाई देंगे उस वहाँ पर हमको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये हमें पढ़ लिया। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू बिकम अ पार्ट ऑफ रिवर अ टीनी ड्रॉप हैज़ टू, जब रिवर का पार्ट बनना होता है, क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, तो टीनी ड्रॉप यानी रिवर और ड्रॉप की बात हो रही है, तो एक छोटा सा ड्रॉप रिवर बनने के लिए क्या करता है, तो यहाँ पर रिवर और टीनी ड्रॉप हमारे पास फिर से एक कीवर्ड आ गया, इसको अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन इज मोस्ट सिमिलर वर्ड, आया ना सिमिलर वर्ड, यानी साइनो से आ गया ना, साइनोनिम्स से आ गया, मीन्स द वर्ड पाउंडिंग इज यूज्ड इन अ पैराग्राफ 2, यानी यहाँ पे ये देखिए कि बहुत अच्छी बात बता दिया है कि पाउंडिंग कहाँ है, पाउंडिंग पैराग्राफ 2 में दिया हुआ है। पाउंडिंग नाम का एक शब्द है, उसकी मीनिंग आपको देखनी है, तो जहाँ भी पाउंडिंग होगा वहाँ पे आपको रुकना है और पाउंडिंग का मतलब इधर उधर से देखना पड़ेगा आपको उस लाइन को पढ़ के कि क्या मीनिंग निकल रही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट, यानी पैरा 2 देखना है और पैरा 2 में पाउंडिंग देखना है, और यहाँ पे विच ऑफ द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिकेंड्स डिस्कैंड, पैरा 3 यानी पैरा 3 में हमको डिस्कैंड का मीनिंग देखना है, यानी पैरा 3 में डिस्कैंड को देखना, अंडरलाइन करना है, ठीक है, कि उसकी ऑपोजिट मीनिंग क्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच दोनों आपको पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट के नीचे क्या हुआ दिया हुआ है, ऑलमोस्ट क्या है, आपने अगर फिगर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा जैसे प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, है ना, एडजेक्टिव अगर पढ़ा होगा तो आपको अभी ही पता होगा कि ऑलमोस्ट होता क्या है, ठीक है। तो आपको इसकी अगर बेसिक भी नॉलेज होगी ना तो आप अभी भी बता दोगे कि ऑलमोस्ट क्या है, आपको पता होगा। तो अब मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑलमोस्ट क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है ऑलमोस्ट, यानी लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है लगभग। तो ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण, ये है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण को हम एडवर्ब इंग्लिश में कहते हैं। लगभग यानी हमने 4 तरह के क्रिया विशेषण हिंदी में पढ़े होंगे, रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, है ना, इस तरह के हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पढ़े हैं ना। तो यहाँ उसी तरह का ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग हमने समझ ली, लगभग, यानी लगभग हो गया तो आपको पता चलेगा कि कैसे, कहाँ, कितना, है ना। तो कितना तो लगभग, तो उस तरह से ये ऑलमोस्ट क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। तो अगर हमें पता होगा कि एडवर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं तब भी हम इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच की ये जो बेसिक्स है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर का, हमसे क्या बोल रहा है। अब देखिए मैंने बताया था ना कि एरर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, यानी यहाँ पे किस वाले ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या डी में एरर है, आपको बताना है। तो यहाँ पे एरर वाले तो आप यहाँ पर कर ही सकते हो, ही न्यू यानी यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के साथ आप फ्यूचर को नहीं यहाँ पे कनेक्ट करोगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे पास्ट की बात हो गई तो यहाँ पर विल के जगह आप किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको सेकंड में ही यहाँ पे आंसर यानी बी यहाँ पे एरर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मैंने बोला था ना करेक्ट और नॉट करेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नॉट ट्रू यानी दे, अब यहाँ पर
चार पांच सेंटेंस, चार पांच स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपको नॉट ट्रू बताना। एक बार आपको स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, अगर ये स्टेटमेंट मैच होता है और कौन सा मैच नहीं होता आपका, वही आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है, देयर इज ए रिन्यूअल एवरीवेयर, न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, द sweltering heat come to an end, the damp earth release a sweet fragrance। तो ये आपका इसमें दिया है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा माइंड में आ गया, पूरा तो नहीं आएगा क्योंकि मैं भी समझ सकती हूँ। अब यहाँ पे है 99 नंबर का क्वेश्चन, हमसे कहता है कि द अर्थ डज नॉट लुक डैश बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी मानसून बिफोर ऑनसेट ऑफ, यानी मानसून के आने से पहले अर्थ कैसा नहीं दिख रहा था। तो इस चार, ऐसा जरूर होगा कि ये चारों चीजें या तीनों, इस चार में से कोई तीन चीज ऐसी बताई गई होगी पैसेज में, और कोई एक चीज है जो उसके बारे में पैसेज में अर्थ के बारे में नहीं बताया गया होगा। तो वो हम देखेंगे कि मानसून से पहले कैसा अर्थ दिखता है, ये जरूर बताया गया होगा पैसेज में। आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, तो जो नहीं होगी वही आपका आंसर होगा। अब चलिए, अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए टाइम टेकिंग, हमें मिनिमम समय में अपने पैसेज को कवर करना है। अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ रही हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट ए लिटिल बिट ऑफ ए क्रिएशन एंड ऑफ लाइफ इटसेल्फ व्हेन when the monsoon bring to the North India the first rain of summer, the perished earth open its pore and quench its thirst with a hiss of scarcity, है ना। तो ये हमें अब आपको यहाँ पे स्कैस्टी की मीनिंग नहीं पती होगी, इसकी क्वेंच की मीनिंग नहीं पता होगी, थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा, है ना। तो ये तो मीनिंग पता होगी। तो अब यहाँ पे क्या देखना है कि व्हेन द मानसून ब्रिंग टू द नॉर्थ इंडिया, जैसे ही नॉर्थ इंडिया में मानसून आती है, फर्स्ट रेन ऑफ द समर, यानी समर के बाद जो पहली वर्षा होती है जिसको हम प्री मानसून कहते हैं, द पेरिज्ड अर्थ ओपन इज। अब यहाँ पे पेरिज्ड आप संदर्भ में इसका निकाल लोगे, मीन पेरिज्ड अर्थ का मतलब होता है ओपन इट्स पोर्स, अपने पोर्स को खोलेंगे। तो मान लीजिए कि समर में जो अर्थ कैसे होंगे, समर में अर्थ कैसा दिखेगा, ड्राई दिखेगा, हॉट दिखेगा, है ना। तो इससे आपको क्या मीनिंग समझ में आई कि पेरिज्ड का मतलब जरूर ड्राई होना चाहिए, जरूर हॉट होना चाहिए, है ना, इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर बेकिंग इन द सन, बेक यानी फॉर द लास्ट फ्यू मंथ। अब क्या होता है कि मार्च से ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है, मार्च अप्रैल मई जून के फर्स्ट वीक में आपकी मानसून आती है। तो आफ्टर बेकिंग, अब सन के नीचे, हम अर्थ के नीचे है, तो हर चीज क्या हो रही है, बेक हो रही है, तप रही है। बेकिंग का मतलब होता है तपना। यहाँ पे बेकिंग का मतलब यह है, बेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप केक को बेक कर रहे हो, यहाँ पे बेकिंग का मतलब है, आपको संदर्भ में है ना, बेकिंग द सन फॉर ए लास्ट फ्यू मंथ, द लैंड लुक क्रैकी डस्टी एंड टायर्ड। कैसी दिख रही है लैंड, आ गया आपको, ये इस तरह का पूछा था ना एक क्वेश्चन कि लैंड कैसा दिखता है ये समर सीजन में, क्रैक्ड दिखता है यानी दरारें दिखती हैं, डस्टी यानी धूल भरा, और टायर्ड थकी हुई। अब यहाँ पे हम फट से उस क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे कि क्या उसमें से चार चीज़ों में से एक चीज़ हमें क्या करना था, गलत था, क्या था वो हम देखेंगे फटाक से। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये ऊपर नीचे, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है तो ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास सामने ऑफलाइन पेपर होगा तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्रैक्ड लगेगा, डस्टी रखेगा, ट्राइड लगेगा। यहाँ पे क्या रहा है, नॉट लुक लाइक, अर्थ कैसा नहीं दिख रहा है, तो ब्राउन कलर का नहीं दिख रहा, और यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। Now almost overnight, new grass spring up. There is a renewal everywhere, and the damp earth release a fragrance. फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ पर, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे माइंड में, तो आपके माइंड में भी होगा ये, है ना। एक क्वेश्चन था, क्या था, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट रिन्यू एवरीवेयर, मेरे माइंड में था रिन्यू एवरीवेयर, तो रिन्यू एवरी नॉट ट्रू फिर पूछा है, तो रिन्यू एवरीवेयर तो वहाँ पे देख लिया हमने। न्यू ग्रास
ग्रासेस स्प्रिंग अप हमने देखा, डैम्प अर्थ रिलीज अ फ्रेगनेंस भी हमने देखा। नॉट ट्रू यानी यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। आंसर नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया है ना। अब वाटर ब्रिंग जॉय टू द अर्थ, ग्रास, लीफ, बर्ड, ब्लॉसम, इंसेक्ट्स, बर्ड, एनिमल एंड द पाउंडिंग हार्ट ऑफ द मैन। अब पाउंडिंग का मीनिंग क्या था, पैराग्राफ 2 में हमें सुना, पाउंडिंग हार्ट ऑफ द मैन। पाउंडिंग हार्ट ऑफ द मैन यानी पाउंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, पाउंडिंग का मतलब होना चाहिए कि जैसे बर्ड और एनिमल ये सब क्या कर रहे हैं, सब चहचहाने लगे हैं, सब खिलने लगे हैं। तो पाउंडिंग हार्ट ऑफ द मैन के हार्ट में क्या हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं। तो पाउंडिंग का मतलब क्या होना चाहिए, आवाज़ आना। तो आवाज़ आना, तो उसका अपोजिट मीनिंग क्या निकलेगा, पाउंडिंग का क्या होना चाहिए, पाउंडिंग का सिमिलर मीनिंग यानी शेकिंग तो होगा नहीं, शेकिंग मतलब हिलना है ना, शेकिंग मतलब हिलना हो जाएगा। सिंकिंग मतलब क्या होगा, सिंकिंग मतलब क्या होता है, सिकुड़ना होगा, सिंकिंग मतलब सिकुड़ना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे या तो बी नंबरिंग होगा या तो पल्पेटिंग होगा। ठीक है, तो पल्पेटिंग का मतलब भी होता है, क्या होता है, ये आवाज़ें आना है ना, आवाज़ आना, कुछ शोर होना। तो यहाँ पे पल्पेटिंग का मतलब, यहाँ पर इसका हमको आंसर मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए, देखते देखते कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन को रीड किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर अब थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। विच हैव स्पेंड द समर listlessly around lake, gone dry, now plug into a heaven, muddy water, snow, lake and river will overflow with a monsoon generosity, trekking in the Himalaya foothill, I recently walk up from kilometer without encountering habitat। अब इसको हम रुक नहीं रहे, क्योंकि ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में नहीं मिला था। ठीक है, I was just scolding myself for not having bought along a water bottle when I came across a patch of a green on a rock face। देखिए, अब रॉक की बात आई थी ना, तो अब यहाँ पे रुकेंगे हम कि रॉक हमने कहीं पढ़ा था। आई पार्टेड ए कर्टेन ऑफ टेंडर मैडन हेयर फर्न, यानी रॉक, यहाँ पर ये पूरे लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि रॉक की बात हुई थी है ना। डिस्कवर ए टीनी स्प्रिंग इशू फ्रॉम द रॉक नेक्टर थ्रस्टी। अब यहाँ पे फिर से वहाँ जाइए क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन पर जाइए, रॉक के बारे में क्या बताया गया था, तो आपको इस पूरे का आपको समझ में आएगा। रॉक वाला कहाँ था, टीनी स्प्रिंग रॉक फ्रॉम द हिडन बाई, यानी टीनी स्प्रिंग रॉक किससे हिडन था, तो ये वाला लाइन में हमने अंडरलाइन किया गया था। थिक मॉस से, मेडन हेयर फर्न से, बुशेस एंड क्रीपर से, एंड टॉल ग्रासेस से। टॉल ग्रासेस की बात की नहीं है, बुशेस की बात की नहीं गई है, थिक मॉसेस की बात की नहीं गई है, मेडन हेयर की यहाँ पे बात की गई है। देखिए, रॉक से रिलेटेड, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते में सॉल्व कर लिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम पैरा 3 पढ़ेंगे। आई स्टे देयर फॉर आवर वॉचिंग द वाटर डिस्कैंड। डिस्कैंड का ऑपोजिट मीनिंग हमें पढ़ना था, वॉचिंग द वाटर डिस्कैंड ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर। डिस्कैंड मतलब डाउनफॉल में जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी डिस्कैंड का ऑपोजिट क्या होगा, जो ऊपर आना, अपवर्ड मोशन में आना। तो अपवर्ड मोशन में आने के लिए यहाँ पर वर्ड हम देख लेंगे। डिस्कैंड मतलब नीचे आना, तो एस्कैंड मतलब यहाँ पे कब देखिए, कभी कभी लोग लकी भी रहते हैं कि ऐसी मीनिंग होती है कि देख के ही समझ में आती है। एस्कैंड फ्लो नहीं होगा, होवर नहीं होगा, जूम नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो गए। ठीक है, each drop reflect creation that same spring I later discover join other spring। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्रॉप से क्या होती है, क्या यहाँ पे बात बताई गई कि कह रहे हैं बूंद बूंद से समुद्र बनता है। तो उस तरह किस तरह से ड्रॉप से क्या हो रही है, नदियाँ बन रही है, बहुत सारे स्प्रिंग जुड़ रहे हैं, स्प्रिंग जुड़ के क्या बन रही है, नदियाँ बनेंगी है ना, पहाड़ों पर से उतरेंगी, प्लेन एरिया में जाएंगी। इट बिकम ए पार्ट ऑफ रिवर एंड द रिवर फ्लो इनटू द अनदर माइटियर रिवर दैट किलोमीटर लेटर एम्प्टी इनटू द ओशियन। सॉरी, ओशियन में गिरने से पहले बहुत सारी रिवर एक दूसरे रिवर से जुड़ती हुई, बहुत किलोमीटर चलती हुई, ये मीनिंग हमें निकल के आ रही है। बी लाइक वाटर टॉट
Philosopher founder Toism, soft and lipid, it find a way over under an obstacle. It does not quarrel, it simply move. वो लड़े बिना झगड़े बिना वो अपनी मूव करते हैं। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू फर्स्ट रेन ऑफ द समर, ये क्वेश्चन हमारा छूटा था। तो जब फर्स्ट रेन आपका समर का आएगा, चिल्ड्रन क्या रिस्पॉन्स करेंगे? वो शाउट करेंगे जॉय से, नहीं चिल्लाएंगे नहीं। फ्लोटिंग पेपर बोट की कहीं बात हुई थी? नहीं हुई थी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, यहाँ पे बात हुई नहीं है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर निकाल देना है और यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने पढ़ते पढ़ते कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू बिकम अ पार्ट ऑफ रिवर अ टीनी ड्रॉप हैज़ टू, अब हमने क्या पढ़ा था कि एक टीनी ड्रॉप कैसे एक रिवर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें उसको क्या करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हैव ए लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फोर्स, सफ़र अ लॉट यहाँ पे अच्छा वर्ड यहाँ पे माना जाएगा। हैज़ टू सफ़र अ लॉट यहाँ पे आंसर, यानी उसको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने देखिए 94 को क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया था, है ना। हमें 95 का भी आंसर मिल गया था। हमने अपोजिट और यहाँ पर हमने एरर भी यहाँ पे डिस्कवर कर लिया था, एरर क्या है। यहाँ पर भी हमने ये वाला भी आंसर मिल गया था। ठीक है। अर्थ डज नॉट लुक लाइक बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून, ये भी हमें मिल गया था आंसर। ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप पोएम को सॉल्व करोगे, है ना, वो हम अब देखने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर से एक पोएम लिया है और देखेंगे कि हम कैसे पोएम को सॉल्व करेंगे। देखिए, पैसेज तो कुछ हद तक समझ में भी आ जाता है, लेकिन पोएम ऐसा होता है, इतने जो पोएट होते हैं इतने डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ करते हैं कि आपको मीनिंग जल्दी समझ में नहीं आती है ना। इवन आप हिंदी के भी पोएम को देखिए, अगर हिंदी की कविता पढ़ें तो उसमें कितनी गहरी मीनिंग छिपी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम अलंकार क्यों बोलते हैं? अलंकार से क्या करती है, किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, है ना, हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आपको जब तक अलंकार का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो आप अच्छे से क्या कर पाओगे, पोएम को समझ नहीं पाओगे। तो चलिए फिर एक बार हम ट्राई तो ज़रूर करेंगे, है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। पहला स्टेप हमारा क्या है कि क्वेश्चन देखना है। द ट्री प्रेस्ड इट माउथ अगेंस्ट द स्वेट अर्थ फ्लोइंग ब्रिस्ट टू, है ना। यहाँ पे अब हमें कीवर्ड देखना था ना, कीवर्ड क्या है, तो यहाँ पे कीवर्ड हमें क्या मिलेगा, ट्री और माउथ से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे द ट्री प्रेस्ड और माउथ अगेंस्ट, है ना। और यहाँ पे ये भी हो गया स्वीट अर्थ, यानी जहाँ पर ये तीनों मिल जाएंगे वहीं पे कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 नंबर का। द ट्री प्रे टू गॉड बाई, ट्री प्रे कर रहा है गॉड से, किस तरह कर रहा है, यानी हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ पर ट्री प्रे कर रहा है, हमें ये वर्ड आपको मिल गया, ट्री प्रे टू गॉड, ये आपको कीवर्ड हो गया या की सेंटेंस हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम। पोएम के कॉन्टेक्स्ट में ये कौन सी बातें नहीं बताई गई हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है। द ट्री वेलकम द स्नो ऑन इट्स ब्लूस्म, द ट्री सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, द ट्री अलाउ बर्ड टू बिल्ड देयर नेस्ट एंड द इट लीव क्लोजली विथ रेन। ठीक है। ये चारों स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इन चारों में से कोई 3 स्टेटमेंट जरूर हमें पोएम में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 and 4, यानी आपको लाइन 3 और 4 को देखना होगा और उसमें पता करना होगा कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आ गया, देखिए अलंकार, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। एक अलग से मैं ना इस फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो ला दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द नेम द फिगर ऑफ स्पीच पोएम आर मेड बाय द फुल लाइक मी, फुल लाइक मी। अब यहाँ पर यहीं पर मैं इसको आंसर आपका दे सकती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है। अगर आप भी पढ़े रहोगे तो आराम से इसका आंसर अभी दे दोगे, आपको क्वेश्चन
पूरा आपको पोएम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पोएम आर मेड बाय फुल लाइक मी, पोएम आर मेड बाय फुल लाइक मी, लाइक का प्रयोग किया गया है ना, लाइक का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ ट्रिक, कि जहाँ भी एज का प्रयोग किया गया हो, लाइक का प्रयोग किया कर हो, एक मिनट, जहाँ भी एज का प्रयोग किया गया हो, ही लुक्स, एज का प्रयोग करते हैं ही लुक्स लाइक मी, है ना। किसी का मतलब दो ऐसे चीज़ के बारे में बताई गई हो जहाँ पर ऐसे चीज़ के बारे में जो ऐसी अनसिमिलर चीज़ है ना, जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते हो फिर भी आप तुलना कर रहे हो, और वहाँ पे लाइक का प्रयोग करते हो और एस का प्रयोग करते हो, तो वो होता है सिमिले। यानी हिंदी में अगर हम बोले तो वो क्या है, उपमा अलंकार, जिसमें हम सी सा सी का यूज़ करते हैं ना, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस का यूज़ करते हैं ना, मुख चांद सा सुंदर, इस तरह से सा से सी का प्रयोग करते हैं ना उपमा अलंकार में। सेम उपमा अलंकार को इंग्लिश में हम सिमली बोलते हैं, लेकिन जब सिमली का प्रयोग करेंगे तो वहां पे सा से सी नहीं आएगा, क्या आएगा, लाइक और एज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पोएम आर मेड बाय फुल लाइक मी यानी सिमले यहाँ पर अलंकार होगा। ठीक है, द वर्ड माउथ इन ए लाइन 3 रेफर टू डैश ऑफ द ट्री, यानी माउथ, जो वर्ड माउथ है लाइन 3 पर आपको फोकस करना है ना। और यहाँ पर भी ऊपर में कहीं लाइन 3 और 4 दिया था, यानी लाइन 3 और 4 से 2-3 क्वेश्चन आपके 2-3 आंसर आपको निकल के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे पूरे पोएम को। I think that I shall never see a poem lovely as tree, the tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flow west। यानी यहाँ पे तीसरे लाइन की बात हो रही थी ना, यानी यहाँ पे आप देखो लाइन काउंट करो आप, यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, पैरा की बात नहीं हो रही है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा था, यहाँ पर आप देखो लाइन 3 क्या है, द ट्रीज हुज हंग्री माउथ इज प्रिस्ट, यानी ट्री की हंग्री माउथ, यानी ट्री में आपने कभी माउथ देखा है क्या, नहीं ना होता है। हम एक इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि ट्री की भी माउथ होगी, यानी यहाँ पे क्या दिया है, द वर्ड माउथ इन अ लाइन 3 रेफर टू द डैश ऑफ द ट्री, यानी वर्ड माउथ क्या और जो दिया हुआ है वो ट्री का क्या है, वो ट्री का ब्रांच है ना। यहाँ पे ब्रांच के बारे में बात की गई है। दूसरा एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अ लाइन 3 और 4। 3 और 4 में क्या है, 3 और 4 में आपको पढ़ना, ये 3 हो गया आपका, ये हो गया 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार हो रहा है, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रिस्ट। अब यहाँ पे देखिए ट्री की माउथ के बारे में बात कर रही है। जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी ऐसी नेचुरल चीज़ को ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं, मैन की तरह, एनिमल की तरह बिहेव करते हैं और जोड़ते हैं, तो वहाँ पे होता है मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण अलंकार को हम किस नाम से इंग्लिश में जानते हैं, पर्सोनिफिकेशन। यानी लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 में तो ट्री का माउथ होता है क्या, आपने देखा है, नहीं देखा है, तो ट्री के माउथ को जोड़ रहा है, यानी यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन, यानी लाइन 3 और 4 की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू इन द पोएम, वो हम अब आगे देखेंगे। A tree that look at God all day and the lift her leaf arm to the prey। देखिए गॉड, ट्री प्रे कर रहा है गॉड से, किस तरह प्रे कर रहा है, ये क्वेश्चन था ना, हमने अंडरलाइन भी किया था, तो वो देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन था द ट्री प्रे टू द गॉड बाय, यानी ट्री गॉड से प्रे कर रहा है, कैसे प्रे कर रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, अ ट्री दैट लुक एट गॉड ऑल डे, ट्री क्या कर रहा है, गॉड को देख रहा है पूरे दिन, एंड द लिफ्ट हर लीफी आर्म टू
प्रे, लीफी आर्म से प्रे कर रहा है ना। लीफी आर्म से यानी जो उसकी लीफ से भरी हुई भुजाएं हैं उससे वो क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है। तो इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया, लिफ्टिंग हर आर्म, अपने हाथों को उठाकर। ठीक है, मिल गया ना आंसर। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया, यहाँ भी ये भी मिल गया है ना। और एक क्वेश्चन का, एक या दो क्वेश्चन का आंसर अभी और हमें ढूंढना है। ये भी मिल गया फिगर ऑफ स्पीच। अब हमें दो क्वेश्चन का और आंसर हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, अ ट्री दैट मे इन समर वेयर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर हेयर, यानी नेस्ट ऑफ रॉबिन, नेस्ट कौन बनाता है, चिड़िया बनाती है। और कौन सी चिड़िया बना रही है, रॉबिन बर्ड, है ना। अपॉन हुज ब्लू स्नो हैज लैटिन हुज इंटीमेटली लीव विथ रेन, पोएम आर मेड बाय द फुल लाइक मी। फुल लाइक मी वाला एक वर्ड था ना, फुल लाइक मी, यहाँ पे जो हमने बोला था सिमली, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। अब हम यहाँ पे देखेंगे दो क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, द ट्री वेलकम द स्नो ऑन इट्स ब्लूजम। यहाँ पे स्नो की बात हमने देखी थी ना, यहाँ पे स्नो की बात हमने यहाँ पे कहीं पढ़ी है ना, स्नो की बात, तो ये तो सही हो गया। ट्री सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ट्री अलाउ बर्ड टू बिल्ड देयर नेस्ट। देखिए ट्री अलाउ कर रहा है बर्ड को नेस्ट बनाने के लिए, अ नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर हेयर, यहाँ भी ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। इट लिव्स क्लोजली विथ रेन, इट लिव्स क्लोजली विथ रेन, देखिए वो इंटीमेटली लिव विथ रेन, ये तीनों मिल गया, लेकिन आपको ट्री सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी नहीं मिला और यही आपका आंसर मिल गया। अब एक और क्वेश्चन रह गया जिसका आंसर हमें देना है। ठीक है, अ ट्री प्रेस इट माउथ अगेंस्ट द स्वेट आर फ्लोइंग ब्रिज टू। अब इसका आंसर आपको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि समझ में नहीं आया है ना, ये कहाँ था, क्या था, लेकिन आपको अब यहाँ पर क्या करना, चारों ऑप्शन को पढ़ के देखना है। एक्सप्रेस्ड इट ग्रेटिट्यूड टू अर्थ, ड्रॉ सस्टेंस फ्रॉम इट, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, एंड एक्सप्रेस इट लव फॉर इट। तो यहाँ पे सस्टेंस से आपको यहाँ पे ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ड्रॉ सस्टेन फ्रॉम इट, यही इसका आंसर होगा। हो सकता है कि इसका आंसर नहीं भी आए तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आंसर दे देना है। इसी तरह से एग्जाम में होता है, सारे आंसर नहीं आते हैं लेकिन आपको कोशिश करना। मान लीजिए आपने पूरा ग्रामर छोड़ दिया और आपने पैसेज के भरोसे चले गए, 3 या 4 या 5 नंबर का पैसेज किया, मान लीजिए पैसेज में कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड हो गए कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये भी गया और ये भी गया। तो आपको इस तरह से ओवरऑल लेके चलना है ताकि आप अच्छा स्कोर सको। और मैं प्रेयर करूंगी जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है कि आप अच्छे स्कोर लाएं। अगर आपका जो भी स्कोर आए आप मैसेज जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर किसी ऐसे टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो जो अभी आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना, तो मैं उस पर वीडियो लाऊंगी। मेरे चैनल पर आप जाइए, आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो जो सीटेट पेपर 1 के हैं वो सारे मिलेंगे। और बहुत जल्दी मैंने साइंस की भी वीडियो लाने वाली हूँ पेपर 2 वाले बच्चों के लिए, और बीएड वाले बच्चे हैं उनकी भी क्लासेस आएंगी, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।